जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। प्लेन का गेट खुलता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दिखते हैं। इसके तुरंत बाद उनके चेहरे पर एक हाथ पड़ता है और मैक्रोन का रिएक्शन ऐसा था जैसे उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह हाथ था राष्ट्रपति मैक्रोन की पत्नी ब्रिजिट मैक्रोन का। इसके बाद मैक्रोन अंदर चले जाते हैं और कुछ देर के बाद दूसरी ओर से बाहर आते हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और इसी आवेश में उन्होंने हाथ उठा लिया। हालांकि कुछ लोग इसे महज एक मजाक से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे थे। उन्होंने हनोई एयरपोर्ट पर लैंड किया, उनके प्लेन का गेट खुला और फिर ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि नीचे पत्रकारों का हुजूम है जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। फ्लाइट से उतरते समय राष्ट्रपति मैक्रोन और उनकी पत्नी ब्रिजिट बिना एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। इस दौरान मैक्रोन काफी असहज दिख रहे थे और उनकी नजरें पत्नी पर कुछ इस तरह थी जैसे वे डर रहे हों कि कहीं ब्रिजिट सार्वजनिक रूप से कोई विवाद न कर दे। बता दें कि इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिजिट मैक्रोन की शादी की कहानी विश्व प्रसिद्ध है, जिसे एक असामान्य रिश्ता माना जाता है। इमैनुअल मैक्रोन अपनी पत्नी ब्रिजिट से 24 साल छोटे हैं और दोनों की उम्र में 24 साल का अंतर है। आपको बता दें कि फ्रांस और वियतनाम ने सोमवार को 20 एयरबस विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अलावा इमैनुअल मैक्रोन ने हनोई का दौरा किया ताकि अपने पूर्व उपनिवेश में फ्रांस के प्रभाव को बढ़ाया जा सके, जो अमेरिकी टैरिफ को कमजोर करने की धमकियों से जूझ रहा है। मैक्रोन की वियतनाम की पहली औपचारिक यात्रा लगभग एक दशक में किसी भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार को जून से यूरोपीय संघ के सामानों पर 50% शुल्क लगाने की धमकी के बाद हुई है, जिसने 27 देशों के ब्लॉक के साथ तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। निर्यात पर निर्भर वियतनाम वॉशिंगटन से अधिक अमेरिकी सामान खरीदने के दबाव में व्यापार वार्ता में 46% टैरिफ को टालने का वादा कर चुका है, जो इसके विकास को बाधित कर सकता है, जिससे क्षेत्र की कीमत पर सौदों के बारे में यूरोपीय चिंताएं बढ़ गई है। इमैनुअल मैक्रोन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित सौदों में विमान खरीद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, एयरबस, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों और सनोफी टीकों पर सहयोग शामिल था। रॉयटर्स द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की एक सूची से पता चलता है, जो एक पुरानी रिपोर्ट की पुष्टि करता है। प्रेस को दिए गए बयानों में जिससे कोई सवाल नहीं पूछा गया, मैक्रोन ने नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस के समर्थन को दोहराया, जो वियतनाम के लिए एक प्रिय मुद्दा है क्योंकि ये अक्सर दक्षिण चीन सागर में विवादित सीमाओं को लेकर बीजिंग के साथ टकराव करता है। मैक्रोन ने रक्षा और अंतरिक्ष समेत कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर का हवाला देते हुए कहा कि वियतनाम के साथ साझेदारी एक मजबूत रक्षा सहयोग को शामिल करती है। वियतनाम के राष्ट्रपति लोंग कोंग ने इस दौरान कहा कि रक्षा साझेदारी में रणनीतिक मामलों पर जानकारी साझा करना इन दस्तावेजों में शामिल है और इसके अलावा रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोध में मजबूत सहयोग फ्रांस के साथ उनका शामिल है। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उसके तुरंत बाद उन्होंने वियतनाम की राजधानी हनोई में जाकर वियतनाम के साथ कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बीते लंबे समय से इसराइल गजा में बमबारी कर रहा है। हमास से बदला लेने के नाम पर इसराइली फौज गजा में मासूम लोगों का खून बहा रही है। इस वक्त उनका बस एक ही मकसद है, गजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसराइल की इस जिद में उसके साथी देश उसका विरोध कर रहे हैं, वो देश जो शुरू में उनके साथ खड़े थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। साल 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो फ्रांस ने इसराइल के आत्मरक्षा का समर्थन किया था। लेकिन अब जिस तरीके से गजा में कत्लेआम मचाया जा रहा है उससे फ्रांस भी हैरान है। कुछ समय से फ्रांस इसराइल पर युद्ध रोकने का दबाव डाल रहा है और इसी कड़ी में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने अरब इस्लामिक मंत्री स्तरीय समिति के वरिष्ठ सदस्यों से शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान गजा पट्टी में चल रहे संकट और क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बारे में बातचीत की गई। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने किया। इसमें उनके साथ जॉर्डन और मिस्र के समकक्ष अयमान सफादी और बद्र अब्देलती शामिल थे।
बैरूत के साथ उनकी चर्चा गजा में युद्ध को समाप्त करने, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले क्षेत्रों के खिलाफ इस्राएली बलों द्वारा चल रहे उल्लंघनों को रोकने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर केंद्रित थी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मानदंडों का उल्लंघन बताया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया, उन्होंने उन तरीकों के बारे में भी बातचीत की जिनसे न्यायपूर्ण और स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राजनयिक कार्यवाही को तेज किया जा सकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर इस चर्चा का मुख्य मुद्दा ही गजा था। बताया जा रहा है कि बैठक में 2 राज्य समाधान पर आगामी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की गई, जो 17 से 20 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त सऊदी फ्रांसीसी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में निर्धारित है। खास बात यह है कि फ्रांस न सिर्फ गजा में शांति चाहता है, बल्कि कहा जा रहा है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता भी दे सकते हैं। अप्रैल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की थी कि उनका देश आने वाले महीनों में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकता है। उन्होंने कहा कि जून में 2 राज्य समाधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के साथ फ्रांस के संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को कोई भी देश मान्यता दे, खास तौर पर पश्चिमी देश। इसराइल गजा में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान को अस्वीकार करता है। वो अपनी कार्रवाई को जवाबी हमले के रूप में प्रस्तुत करता है और हमास को खत्म करने की बात अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही जाती है। अब देखना यह होगा कि फ्रांस इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। गाजा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इस्राएली सैनिकों पर लगातार अत्याचार के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच इस्राएली फोर्सेस पर नया आरोप लगा है कि आईडीएफ आम लोगों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। एक फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि जब उसे इस्राएली सेना ने हिरासत में लिया तो केवल तभी उसकी आंखों की पट्टी और हाथों की रस्सियां हटाई जाती जब यह होता कि इंसानी ढाल के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाना है। 36 साल के इस फिलिस्तीनी युवक ने बताया कि उसे सेना की वर्दी पहनाई गई और उसके सिर पर एक कैमरा फिट किया जाता है। इसके बाद उसे निगरानी के लिए मैदान में उतार दिया गया। युवक ने बताया कि यह सब पहनाने के बाद उसे गजा में बने घरों में भेज दिया गया ताकि वह यह पता लगा सके कि वहां पहले से कोई बम या हथियारबंद शख्स पहले से मौजूद तो नहीं। हैरान करने वाली बात है कि आईडीएफ यूनिट बाय यूनिट युवकों का इस्तेमाल करती है, यानी एक यूनिट का काम खत्म हुआ तो उसी फिलिस्तीनी शख्स को दूसरे यूनिट को सौंप दिया जाता। अब दूसरी यूनिट इसी तरीके से अपने काम को समाप्त करने के बाद उसी शख्स को तीसरी यूनिट को भेज देती, यानी यूनिट बाय यूनिट एक ही शख्स का लगातार इस्तेमाल, वो भी एक सर्विलांस के लिए। एक फिलिस्तीनी शख्स हमदान ने बताया, उन्होंने मुझे पीटा और कहा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो ये तय करो या मरने के लिए तैयार रहो। मुझे पिछले साल गर्मियों में लगभग 2.5 हफ्ते तक इस्राएली सेना ने उत्तरी गाजा में बंधक बनाकर रखा था। यही नहीं बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक इस्राएली अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर एक न्यूज एजेंसी को बताया कि ऐसे आदेश अक्सर ऊपर से ही आते हैं और कई बार लगभग हर यूनिट किसी न किसी फिलिस्तीनी युवक को इस तरह इस्तेमाल करती थी। कई फिलिस्तीनियों और इस्राएली सैनिकों ने बताया कि इस्राएली सेना गजा में बार बार लोगों को इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। एपी से बातचीत में कुछ इस्राएली सैनिकों ने खुलासा किया कि सेना में मच्छर प्रोटोकॉल नाम की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके तहत फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरन सैन्य अभियानों में आगे किया जाता है, यानी उन्हें मानवीय ढाल बनाया जाता है। सैनिकों ने बताया कि इस रणनीति को अपनाने के पीछे का तर्क कह दिया जाता है कि इससे ऑपरेशन तेज होगा और गोला बारूद की बचत होगी और युद्धों में कुत्तों की मौत से बचा जा सकता है, लेकिन असलियत में यह एक क्रूर और शर्मनाक प्रथा है। गौरतलब है कि सेना आम तौर पर ऐसे प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल करती है जिसके सहारे वो सर्विलांस का काम करवा लेते हैं और आसानी से वहां पर अपने बमों या फिर जो भी उन्हें कार्य करना होता है उसको अंजाम देते हैं। लेकिन उनकी जगहों पर फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल आईडीएफ द्वारा किए जाने की खबर आई है। एक सैनिक के मुताबिक जब यह तरीका एक बार इस्तेमाल हुआ तो यह खेत में लगी आग की तरफ फैल गया। सभी ने देखा कि यह कितना आसान और असरदार है। उसने यह भी बताया कि एक ऑपरेशन मीटिंग में कमांडर ने एक स्लाइड दिखाई जिस पर लिखा था एक मच्छर ले आओ, यानी किसी भी स्थानीय व्यक्ति को पकड़ कर ले आओ। इसमें सुझाव दिया गया कि सड़क से कोई भी उठा लो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि नागरिकों को भिंडी जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता था। यह दर्शाता है कि सैन्य सोच में किस हद तक अमानवीयता आखिरकार आ चुकी है। और अब आरोप लगाया जा रहा है कि क्या यह मानवीय मूल्यों का उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो फिर कोई देश इस पर क्यों नहीं बोलता।
इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखें।